2024 की चुनावी जंग के लिए सियासी दल मैदान में उतर चुके हैं। 2024 की रणनीति तैयार करने के लिए बीजेपी ने दिल्ली में 2 दिन तक चिंतन मंथन किया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आखिरी दिन पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया और कहा कि अगले 400 दिन चुनाव की तैयारी करें। यानी बीजेपी 24 के लिए चुनावी मोड में आ चुकी है। उधर बीजेपी को रोकने के लिए विपक्षी दल भी तैयारी में जुटे हुए हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी है, लेकिन कांग्रेस के लिए एक परेशान करने वाली खबर है, क्योंकि राहुल गांधी के नाम पर विपक्ष एकजुट नहीं है। 2024 में पीएम मोदी के सामने कौन विपक्ष का पीएम फेस होगा, अभी तय नहीं है। हालांकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को विपक्ष का पीएम फेस बता चुके हैं, लेकिन सपा मुखिया अखिलेश यादव इस पर सहमत नहीं हैं। हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस ने अखिलेश को न्योता भेजा था, लेकिन यात्रा में शामिल होने पर अखिलेश यादव ने मना कर दिया था। अब कल अखिलेश यादव तेलंगाना में केसीआर की जनसभा में शामिल होंगे। कहा जा रहा है कि केसीआर के मंच पर विपक्ष के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। ऐसे में एक बार फिर थर्ड फ्रंट की चर्चा फिर से शुरू हो चुकी है। दो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। एक तरफ राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, तो बीजेपी दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 24 की रणनीति का खाका खींचती दिखाई दी। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के नेतृत्व में तीसरे मोर्चे की आहट भी सुनाई देने लगी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यूपी में कभी कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी को टक्कर देने वाले अखिलेश यादव बुधवार को तेलंगाना में केसीआर की रैली में शामिल होंगे। साफ है, अखिलेश यादव तीसरे मोर्चे का हिस्सा होंगे। यूपी में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से दूरी रखने वाले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव तेलंगाना जाएंगे। वहां जाकर वो केसीआर की रैली में शामिल होंगे। अखिलेश यादव के इस कदम को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। अखिलेश यादव पहले से ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के काफी करीब हैं। उधर बिहार में भी बीजेपी विरोधी आरजेडी और जेडीयू की संयुक्त सरकार है। दोनों ही पार्टियों के नेताओं की सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ एकजुटता समय समय पर दिखती रहती है। अखिलेश के केसीआर की रैली में शामिल होने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ सबका विकास करके अपना काम कर रही है। उसको कौन कहा जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। हमने पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत किया है। श्रीमान अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सम्मानित हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अपनी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। और वो किसके साथ शामिल होंगे या किसके प्रति उनके अच्छे विचार हैं, ये उनका बेहद ही निजी और सम्मानित फैसला है। अतः उस पर कोई टीका टिप्पणी करने का कोई औचित्य नहीं है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर, जो कि बीजेपी के खिलाफ लगातार विपक्षी एकता बनाने के प्रयास में लगे हैं, उनके साथ अखिलेश यादव खड़े हो गए हैं। यह स्थिति तब है जबकि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के निमंत्रण पर अखिलेश यादव ने शुभकामनाएं तो भेजी, मगर यात्रा से दूरी रखी। ऐसे में अखिलेश यादव की तेलंगाना यात्रा को उनके 24 के लोकसभा चुनाव की बीजेपी विरोधी तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो 2024 में बीजेपी वर्सेस थर्ड फ्रंट, ये सवाल है अपने आप में। दक्षिण से तीसरे मोर्चे का बिगुल बजाने की तैयारी है। तेलंगाना मुख्यमंत्री केसीआर की जनसभा कल है और गैर कांग्रेसी, गैर बीजेपी नेता इसमें शामिल होंगे। आपको बता दें कौन कौन लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, ये भी जान लीजिए। एसपी यानी कि समाजवादी पार्टी से आम आदमी पार्टी और वामपंथी दल के नेता एक साथ नजर आएंगे। अरविंद केजरीवाल की बात करें तो अरविंद केजरीवाल इसमें नजर आएंगे और अखिलेश यादव जो की रैली में शामिल होंगे। डी राजा भी रैली में शामिल होंगे। तो क्या ये आगे आने वाले वक्त के लिए संकेत हैं, संदेश हैं? थर्ड फ्रंट की बात कही जा रही है, लेकिन विपक्षी एकता उत्तर प्रदेश में कैसे देखने को मिलेगी, या फिर कांग्रेस पार्टी के साथ कौन रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। सवाल क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। 2024 में बीजेपी वर्सेस थर्ड फ्रंट, 2024 में मोदी वर्सेस कौन, विपक्ष मौन। यानी कि बीजेपी के सामने
नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष में कौन नेता होगा, फेस कौन होगा। लोकसभा की जंग है, देश किसके संग है ये देखना होगा। बर्क का बयान आया है, महत्वपूर्ण बयान आज दिया है शफीकुर रहमान बर्क ने, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। उन्होंने कहा है कि मुसलमान जो हैं वो बसपा के संग हैं, तो इस पर भी बातचीत करेंगे। ये महत्वपूर्ण बयान निकलकर सामने आया है शफीकुर रहमान बर्क, जिन्होंने मायावती की तारीफ की है, बीएसपी की तारीफ की है और मुसलमानों को लेकर कहा है कि मुसलमान जो हैं वो बीएसपी के संग हैं। इस पर भी बातचीत करेंगे। तो विपक्ष आज की डेट में कहां खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में कहां खड़ी है, ये हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। बड़ा पैनल, खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। अनिला सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं। अनिला जी स्वागत है आपका। नेहा यादव जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है। नेहा जी स्वागत है। विकास श्रीवास्तव जी प्रवक्ता है, कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी स्वागत है। धर्मवीर चौधरी प्रवक्ता बीएसपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चौधरी साहब स्वागत है। पंकज सिंह जी एक्सपर्ट कमेंट रखेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। पंकज जी स्वागत है आपका। लेकिन नेहा यादव जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। एक तरफ बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक हुई है 2 दिनों तक और एक बड़ी तस्वीर पेश करने की कोशिश की गई है। जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया गया है, यानी कि आज से शुरू हो गई है यहां पर तैयारी बीजेपी की। विपक्ष कहां खड़ा है, क्या एक मंच पर एक साथ कई चेहरे दिखाई देंगे क्या? देखिए, बीजेपी ने दगे हुए कारतूस पे दांव लगाया है। जेपी नड्डा जी अपना प्रदेश हिमाचल प्रदेश हार गए चुनाव में। आपने देखा कि मोदी जी को गुजरात जैसे छोटे से राज्य में कैसे एक एक प्रत्याशी को फोन करके गिड़गिड़ाना पड़ रहा था। तो भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में स्थिति बेहद खराब चल रही है। इनकी कोई भी योजना धरातल पे नहीं है। जनता में बहुत नाराजगी है। जनता शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दों पे समर्थन चाहती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दे पे वार्ता चाहती है, जो कि मोदी सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा के मुद्दे पे विफल साबित हुई है। और समाजवादी पार्टी जमीन पे लगातार संघर्ष करती रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज तेलंगाना दौरे पे गए हैं, आगे आंध्र प्रदेश जाएंगे, फिर मध्य प्रदेश जाएंगे और उत्तर प्रदेश में लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यात्राएं कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी धरातल पे लड़ रही है। हम जनता के मुद्दों पे लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता का समर्थन 2024 के नेता हर जगह जा रहे हैं, वो मैंने बताया भी अपने इंट्रो में। लेकिन कांग्रेस से इतनी दूरी क्यों? राहुल गांधी को कोई विपक्ष का नेता मानने को तैयार क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, कांग्रेस की एक अपनी अलग पार्टी है, उनकी अपनी एक अलग विचारधारा है। समाजवादी पार्टी अपनी अलग पार्टी है, हमारी एक अलग विचारधारा है। हमारे अलग कार्यक्रम चल रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं और उनको शुभकामनाएं प्रेषित की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। और समाजवादी पार्टी तो हमेशा जोड़ने की राजनीति की समर्थन करती है। जो भी जोड़ने का काम कर रहा है अच्छा है। ठीक है। लेकिन कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कोई भी आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है उत्तर प्रदेश में। नेहा यादव कह रही हैं कि दगी कारतूस पर दांव लगा दिया आप लोगों ने। आवाज नहीं आ रही है अनिला जी, शायद म्यूट है। एक बार देखिए, हम कोशिश करेंगे कि आपसे कनेक्ट कर पाए। आवाज नहीं आ रही अनिला जी की। लेकिन धर्मवीर जी, एक अच्छी खबर आप लोगों के लिए आज ये है कि शफीकुर रहमान बर्क जिन्होंने कहा है कि मुसलमान जो हैं वो बसपा के साथ हैं, थोड़ा कंफर्ट जोन में हैं आप उनके इस बयान से। देखिए अनुज जी, मैं वर्क साहब के बयान का स्वागत करता हूं। और ये जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, ये मुस्लिम समाज के लोग बेहद समझदार और किस तरीके से वोट करना है ये जानते हैं। और इस समाज में एक से काबिल व्यक्ति पैदा हुए हैं, चाहे वो डॉक्टर अब्दुल कलाम हो, वीर अब्दुल हमीद हो, सैकड़ों जो है मैं नाम गिना सकता हूं। आज जो उत्तर प्रदेश का मुस्लिम समाज है उसने देख लिया कि हमने पूरी ताकत लगा करके समाजवादी पार्टी के साथ में ये लोग गए। समाजवादी पार्टी में ना उनका सम्मान है, ना मान है और ना उनकी भागीदारी है। अगर जब अखिलेश यादव जी को चुनाव करना होगा आजमगढ़ में, तो वो किसी मुस्लिम समाज को प्रतिनिधि नहीं बनाएंगे, वो अपने परिवार के लोगों को बनाएंगे। तो बहुजन समाज पार्टी ना किसी जाति धर्म में विश्वास करती। बहुजन समाज पार्टी में सभी का सम्मान है और सभी का मान है। इसीलिए
हम उचित प्रतिनिधित्व देते हैं मुस्लिम समाज के लोगों को। आज पूरे प्रदेश में गाजियाबाद से गाजीपुर तक, सहारनपुर से लेकर के बलिया तक ये मैसेज चल रहा है। मेरे पास सैकड़ों मुस्लिम समाज के लोगों के टेलीफोन आते हैं और वो बहुजन समाज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता के लिए टेलीफोन करते हैं। नेहा जी से इसका जवाब जरूर लेंगे। तो मेरा आपसे कहना है कि मैं उनके बयान का स्वागत कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी तरह से भांप गए हैं, लेकिन अपने समाज के लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि आपका हित बहुजन समाज पार्टी में ही निहित है। विकास जी इसीलिए चर्चा में आई है। विकास जी चर्चा में आए। अनिला जी की आवाज सही होगी तो मैं आता हूं अनिला जी आपके पास। विकास जी, यहाँ पर देखिए अब तीसरे मोर्चे के सुगबुगाहट संदेश मिलने शुरू हो रहे हैं कि भाई सब लोग एक साथ आ रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को केवल शुभकामनाएं संदेश दे रहे हैं। तेलंगाना में मंच साझा करेंगे अखिलेश यादव, लेकिन यात्रा में शामिल नहीं होंगे। देखिए, जैसे नेहा जी ने अभी बोला कि उन्होंने शुभकामना भेजी है, और राहुल गांधी जी इस राष्ट्रीय राजनीति के चेहरे हैं और क्षेत्रीय दलों की अपनी प्रतिबद्धता होती है, उनकी भी अपनी वोट की राजनीति होती है। अगर वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी से लड़ रहे हैं जी, और उनको खतरा किससे होगा? उनको बीजेपी से खतरा थोड़ी है। समाजवादी पार्टी अपने एजेंडे पे काम कर रही है। अल्पसंख्यकों, दलितों के लिए जो हक उसको दिया, जिन लोगों ने अपने अधिकार उसको दिए कि आप हमारे लिए न्याय की लड़ाई लड़िए, वो न्याय उस मिलने में दिक्कत हुई। और समाजवादी पार्टी इससे अपने आप को बचा नहीं सकती है, क्योंकि वो लगातार सत्ता में रही है। राज्य की राजनीति में सपा बसपा का बहुत बड़ा रोल रहा है। पर लोगों ने यह भी देखा है कि बहुजन समाज पार्टी 3 बार भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना चुकी है। गुजरात के सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मदद करने, कवर फायर देने के लिए बसपा पहुंचती रही है। बसपा का वहां ना कोई जमीनी आधार है, ना नेतृत्व है, ना कोई संगठन है। इसके बावजूद गुजरात में मोदी जी के कार्यकाल से शुरू कीजिए तो लगातार बसपा पहुंच रही है। बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव को हरवाने के लिए बहुजन समाज पार्टी लगातार चुनाव लड़ी। वहां पर बसपा का जो जमीनी आधार था वो उसका बेस वोट था दलित, और दलितों की हत्याएं इस सरकार में 4 गुना हुई हैं। और भारत की आजादी के बाद सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़न बीजेपी ने किया, बीजेपी सरकारों में हुआ। पर मायावती जी केवल चुनावी राजनीति, इससे गठबंधन होगा, इससे नहीं गठबंधन होगा, आखिर इनको क्यों सफाई देनी पड़ रही है कि इनका गठबंधन किसी से नहीं होगा? क्योंकि इनका चाल चरित्र चेहरा भारतीय जनता पार्टी के तरह कुरूप हो चुका है। इनकी भी सच्चाई सामने आ चुकी है कि ये दलितों का वोट लेती हैं और इसके बाद उनको गुमराह करती है और बीजेपी को अंदर खाने से मदद करती है। ओहो विकास जी, अब अपनी पार्टी की वो रणनीति भी न बताएं क्या? अब वो अकेले लड़ने के लिए जा रही है मैदान में, तो इसमें गलत क्या? हर एक पार्टी की अपनी, आप तो कह रहे हैं कि सब लोग आइए, हम देखिए पार्टी होती तो रणनीति करती, सब लोग हमारे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रणनीति नहीं तय करती है। यूपी में देखिए विकास जी, अब जो दिख रही है ना तस्वीर, आप तेलंगाना, अखिलेश यादव तेलंगाना चले जाएंगे, चरित्र खुल चुका है। जो लोग केवल इस देश के अल्पसंख्यकों, दलितों, अति पिछड़ों के दुश्मन हैं, जो उनको लगातार उनके वोटों का सौदा कर लेते हैं, उन लोगों को अब इस देश ने नकार दिया, इस प्रदेश ने खास तौर से नकार दिया। अनिला जी आवाज आ रही है? ऐसे लोगों को अब बताना पड़ रहा है कि हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, जबकि इनको लगातार अनिला जी, समाजवादी पार्टी बहुत हमलावर है आप पर, करनी चाहिए। कह रहे भाई कारतूस पर आपने दांव लगा दिया है। ईडी सीबीआई का, वो डर से बाहर निकलना चाहिए था। ईडी और सीबीआई का डर किसको है? किसकी बात कर रहे हैं आप? ईडी और सीबीआई का डर किसको है? एक सेकंड अनिला जी, आ रहा हूं। जो रमाबाई अंबेडकर मैदान पिछले 8-8.5 साल में नहीं भर पा रहा है, उसको डर होगा। जो सड़कों पे उतर के संघर्ष नहीं कर पा रहा है, लगातार उत्तर प्रदेश में दूसरी बार योगी सरकार है, दलित पीड़न 4 गुना हो गया। माननीय सोनिया गांधी और माननीय राहुल गांधी बेल पर है, ठीक है, मौका दे, कोर्ट की बेल पर है वो। आप अपने चाल में देखिएगा, काउंटर कर लीजिएगा, मौका दे दूंगा। अनिला जी को चर्चा में ले आए, एक बार सबकी बात आ जाए। पहले अनिला जी बोलिए, रखिए अपनी बात रखिए मैडम। जी, मेरी सबको राम राम, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही मैडम जी। अभी मैं सुन रही थी कि नेहा यादव जी कह रही थी जेपी नड्डा साहब के लिए, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कि वो दगे हुए कारतूस हैं। हिमाचल प्रदेश का चुनाव का हवाला देते हुए इन्होंने इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया। तो अखिलेश यादव जी क्या है? 17 हारे, ठीक है, फिर 19 हारे, फिर 22 हारे, और उससे पहले 14 तो हारे ही हारे थे उत्तर प्रदेश की। अगर मैं बात करती तो 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, तो
को हमने समर्थन किया, वो तो भूल गए सब। हरीश रावत को हमने उत्तराखंड में समर्थन किया। हाँ। लेकिन ये वो दोगले लोग हैं हाँ। जो पीठ में छुरा मारने का काम करते हैं। हाँ। इन्होंने हमारे एमएलए तोड़ लिए राजस्थान में 2-2 बार, इन्होंने हमारा एमएलए तोड़े छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में। ये वो दोगले जी, लेकिन वो तो भूल गए ना, वो दोगले वो तो कह रहे हैं बीजेपी का समर्थन करते हैं। इसीलिए आज इनकी ये दुर्गति हो रही है। हाँ। कि इनके राष्ट्रीय नेता सड़कों पर मारे मारे घूम रहे हैं, लेकिन वोट इनको मिलने वाले नहीं है। 2.5% वोट आया था, 2.5 गज जगह इनके पास 30 वर्षों में नहीं है। और ये बहुजन समाज पार्टी पे उंगली उठा रहे हैं। पहले ये उंगली जो उठा रहे हैं ना, हाँ। ये 4 उंगली इनकी तरफ उठ रही है। ये पहले अपने चाल चेहरे को देखें। दलित समाज को अगर किसी ने धोखा दिया है, मुस्लिम समाज को अगर किसी ने धोखा दिया है, माइनॉरिटीज के लोगों को अगर किसी ने धोखा दिया है, ओबीसी को धोखा दिया है, तो कांग्रेस ने धोखा दिया है। 60 साल तक कांग्रेस ने देश पर राज किया। के कारण मुसलमानों की स्थिति 2 दर्जे की हो गई। मंडल आयोग को इन्होंने लागू नहीं किया। जो स्वालंबन कांग्रेस पार्टी ने दिया था दलित अल्पसंख्यकों को, आज उसके नाम पर उन्होंने लागू नहीं होने दिया। मंडल आयोग को उन्होंने लागू नहीं होने दिया। ठीक है, उसके नाम पर पंकज सिंह को राज्य अध्यक्ष एक्सपर्ट जो है वो कोर्ट की बेल पर छूटे हुए हैं। ठीक है, वो किसी भी क्षण जेल जा सकते हैं। ठीक है, भारत का संविधान ऐसे पापियों को और ऐसे 2 दर्जे के लोगों को, भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजेगा। ठीक है पंकज जी एक्सपर्ट कमेंट। पंकज जी, विपक्ष अब देखिए बीएसपी सपा और कांग्रेस को कोस रही है। आपको कहना चाहूंगा हाँ। कि यहाँ पर जितनी पार्टियों के प्रवक्ता आपस में जिस तरीके से एक दूसरे पर हमलावर हैं, इससे आप थर्ड फ्रंट के भविष्य को यही समझ सकते हैं। जबकि इन पार्टियों को ये समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े स्तर पर तैयारियों में जुटी हुई है। अगर ये इसी तरीके से एक दूसरे पर झगड़ा करते रहेंगे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे, हाँ। तो कभी भी उत्तर प्रदेश में थर्ड फ्रंट जैसी मैं इसी पर आ रहा था पंकज जी। मेरा सवाल भी यही था कि तकरीबन 20 मिनट की डिबेट निकल गई है और अनिला जी को घेरने की बजाय आपस में इतना एक दूसरे को घेर रहे हैं और विपक्षी एकता की 24 में बात हो रही है, आपस में ही झगड़ा कर रहे हैं। हाँ। तो जब इनके पास ये नहीं संभव है, उत्तर प्रदेश में इन पार्टियों के राजनीतिक रुख से और इनके प्रवक्ताओं से ये साफ बातचीत से साफ है कि उत्तर प्रदेश में थर्ड फ्रंट की संभावनाएं लगभग शून्य है। और बीजेपी के लिए ये विनिंग पोजीशन है। बीजेपी यही चाह रही है कि ये आपस में एक दूसरे से आरोप प्रत्यारोप में उलझे रहे और बीजेपी जमीनी स्तर पर काम करके वोटरों को ये समझाने में कामयाब हो जाएगी कि हम देखिए काम कर रहे हैं और ये आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, हाँ। लेकिन ये कुछ नहीं कर पा रहे अनिला जी। और जबकि हाँ। अनिला जी आ रहा हूं, दोबारा आ जाता हूं। इन पार्टियों को इस बात को ध्यान में रखकर इस समय तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल इस समय ये तैयारियां करनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना है राष्ट्रीय स्तर पर, तो इन्हें एकजुट होना ही होना पड़ेगा। पंकज जी जो बात कर रहे हैं अनिला जी, पार्टी किसी वो कंफर्टेबल पोजीशन में जरूर आपको लाती है, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो गया और चर्चा की शुरुआत इसी पॉइंट से आगे बढ़ा लेंगे। और जो बर्क साहब ने बयान दिया है उस पर भी हम चर्चा करेंगे तफसील से, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे, पंकज जी से भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। के नेतृत्व में कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, तो बीजेपी दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 24 की रणनीति का खाका खींचती दिखाई दी।
वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के नेतृत्व में तीसरे मोर्चे की आहट भी सुनाई देने लगी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यूपी में कभी कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी को, लेकिन नेहा यादव जी, इस चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। एक तरफ बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक हुई है 2 दिनों तक और एक बड़ी तस्वीर पेश करने की कोशिश की गई है। जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया गया है, यानी कि आज से शुरू हो गई है यहां पर तैयारी बीजेपी की। विपक्ष कहां खड़ा है? क्या एक मंच पर एक साथ कई चेहरे दिखाई देंगे क्या? देखिए, बीजेपी ने दगे हुए कारतूस पे दांव लगाया है। जेपी नड्डा जी अपना प्रदेश हिमाचल प्रदेश हार गए चुनाव में। आपने देखा कि मोदी जी को गुजरात जैसे छोटे से राज्य में कैसे एक एक प्रत्याशी को फोन करके गिड़गिड़ाना पड़ रहा था। तो भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में स्थिति बेहद खराब चल रही है। इनकी कोई भी योजना धरातल पे नहीं है। जनता में बहुत नाराजगी है। जनता शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दों पे समर्थन चाहती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दे पे वार्ता चाहती है, जो कि मोदी सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा के मुद्दे पे विफल साबित हुई है। और समाजवादी पार्टी जमीन पे लगातार संघर्ष करती रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज तेलंगाना दौरे पे गए हैं, आगे आंध्र प्रदेश जाएंगे, फिर मध्य प्रदेश जाएंगे और उत्तर प्रदेश में लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यात्राएं कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी धरातल पे लड़ रही है। हम जनता के मुद्दों पे लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता का समर्थन 2024 आपके नेता हर जगह जा रहे हैं, वो मैंने बताया भी अपने इंट्रो में, लेकिन कांग्रेस से इतनी दूरी क्यों? राहुल गांधी को कोई विपक्ष का नेता मानने को तैयार क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, कांग्रेस की एक अपनी अलग पार्टी है, उनकी अपनी एक अलग विचारधारा है। समाजवादी पार्टी अपनी अलग पार्टी है, हमारी एक अलग विचारधारा है। हमारे अलग कार्यक्रम चल रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं और उनको शुभकामनाएं प्रेषित की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। और समाजवादी पार्टी तो हमेशा जोड़ने की राजनीति की समर्थन करती है। जो भी जोड़ने का काम कर रहा है अच्छा है। ठीक है, लेकिन कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कोई भी आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है उत्तर अनिला प्रदेश जी, में। नेहा यादव कह रही हैं कि दगी कारतूस पर दाव लगा दिया आप लोगों ने। आवाज नहीं आ रही है अनिला जी, शायद म्यूट है। एक बार देखिए, हम कोशिश करेंगे कि आपसे कनेक्ट कर पाए। आवाज नहीं आ रही अनिला जी की। लेकिन धर्मवीर जी, एक अच्छी खबर आप लोगों के लिए आज ये है कि शफीकुर रहमान बर्क जिन्होंने कहा है कि मुसलमान जो हैं वो बसपा के साथ हैं, थोड़ा कंफर्ट जोन में है आप उनके इस बयान से? देखिए अनुज जी, मैं वर्क साहब के बयान का स्वागत करता हूं। और ये जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, ये मुस्लिम समाज के लोग बेहद समझदार और किस तरीके से वोट करना है जानते हैं। और इस समाज में एक से काबिल व्यक्ति पैदा हुए हैं, चाहे वो डॉक्टर अब्दुल कलाम हो, वीर अब्दुल हमीद हो, सैकड़ों जो है मैं नाम गिना सकता हूं। आज जो उत्तर प्रदेश का मुस्लिम समाज है जी, उसने देख लिया कि हमने पूरी ताकत लगा करके समाजवादी पार्टी के साथ में ये लोग गए। समाजवादी पार्टी में ना उनका सम्मान है, ना मान है और ना उनकी भागीदारी है। अगर जब अखिलेश यादव जी को चुनाव करना होगा आजमगढ़ में, तो वो किसी मुस्लिम समाज को प्रतिनिधि नहीं बनाएंगे, वो अपने परिवार के लोगों को बनाएंगे। तो बहुजन समाज पार्टी ना किसी जाति धर्म में विश्वास करती। बहुजन समाज पार्टी में सभी का सम्मान है और सभी का मान है। इसीलिए हम उचित प्रतिनिधित्व देते हैं मुस्लिम समाज के लोगों को। आज पूरे प्रदेश में गाजियाबाद से गाजीपुर तक, सहारनपुर से लेकर के बलिया तक ये मैसेज चल रहा है। मेरे पास सैकड़ों मुस्लिम समाज के लोगों के टेलीफोन आते हैं और वो बहुजन समाज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता के लिए टेलीफोन करते हैं। नेहा जी से इस पर जवाब जरूर लेंगे। तो मेरा आपसे कहना है कि मैं उनके बयान का स्वागत कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी तरह से भाप गए हैं, लेकिन अपने समाज के लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि आपका हित बहुजन समाज पार्टी में ही निहित है। विकास जी चर्चा में आइए। विकास जी चर्चा में आए। अनिला जी की आवाज सही होगी तो मैं आता हूं अनिला जी आपके पास। विकास जी, यहाँ पर देखिए, अब तीसरे मोर्चे के सुगबुगाहट संदेश मिलने शुरू हो रहे हैं कि भाई सब लोग एक साथ आ रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को केवल शुभकामनाएं संदेश दे रहे हैं। तेलंगाना में मंच साझा करेंगे अखिलेश यादव, लेकिन यात्रा में शामिल नहीं होंगे। देखिए, जैसे नेहा जी ने अभी बोला कि उन्होंने शुभकामना भेजी है और राहुल गांधी जी इस राष्ट्रीय राजनीति के चेहरे हैं।
और क्षेत्रीय दलों की अपनी प्रतिबद्धता होती है, उनकी भी अपनी वोट की राजनीति होती है। अगर वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी से लड़ रहे हैं जी, और उनको खतरा किससे होगा? उनको बीजेपी से खतरा थोड़ी है। समाजवादी पार्टी अपने एजेंडे पे काम कर रही है। अल्पसंख्यकों, दलितों के लिए जो हक उसको दिया, जिन लोगों ने अपने अधिकार उसको दिए कि आप हमारे लिए न्याय की लड़ाई लड़िए, वो न्याय उस मिलने में दिक्कत हुई। और समाजवादी पार्टी इससे अपने आप को बचा नहीं सकती है, क्योंकि वो लगातार सत्ता में रही है। हाँ। राज्य की राजनीति में सपा बसपा का बहुत बड़ा रोल रहा है। हाँ। पर लोगों ने यह भी देखा है कि बहुजन समाज पार्टी 3 बार भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना चुकी है। गुजरात के सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मदद करने, कवर फायर देने के लिए बसपा पहुंचती रही है। हाँ। बसपा का वहां ना कोई जमीनी आधार है, ना नेतृत्व है, ना कोई संगठन है। इसके बावजूद गुजरात में मोदी जी के कार्यकाल से शुरू कीजिए तो लगातार बसपा सामने है। और इससे पहले बीजेपी की तैयारी शुरू हो गई है। विपक्ष कहां पर खड़ा है, विपक्ष कितनी तैयार है, विपक्ष कितनी कौन कौन सी पार्टियां हैं जो अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं और किस तरह से जुटी हुई हैं, उस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है। नेहा यादव जी से चर्चा की शुरुआत करते हैं। नेहा यादव जी, आपके ही सांसद कह रहे हैं, बीएसपी की तारीफ कर रहे हैं। अभी पंकज जी क्या कह रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले, राजनीतिक विश्लेषक है, वो क्या कह रहे थे आपने सुना। जो एकता की बात हो रही वो तो दिखाई नहीं दे रही। ऊपर से बर्क साहब कह रहे हैं कि मुसलमान जो हैं वो बीएसपी के साथ हैं, बीएसपी एक अच्छी पार्टी है। देखिए, बहन जी का सम्मान हम सभी करते हैं। बहन जी का अपना एक अलग राजनीतिक दल है, समाजवादी पार्टी अपना एक अलग राजनीतिक दल है। बर्क साहब ने बहन जी को लेकर के जो टिप्पणी की है, चर्चा का विषय वो नहीं है। चर्चा का विषय ये है कि मुसलमान आज किसके साथ है, सर्व समाज आज किसके साथ है। मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ है, सर्व समाज समाजवादी पार्टी के साथ है। तो झूठ बोल रहे हैं बर्क साहब। अल्पसंख्यकों की लड़ाई अगर कोई धरातल पे लड़ने का काम कर रहा है तो समाजवादी पार्टी कर रही है। बर्क साहब झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। धरातल पे सब अल्पसंख्यक करती है। हमारे लिए एक नागरिक बहुत जरूरी है। उसका विकास करना है, उसको शिक्षित करना है, उसको रोजगार देना है, किसी भी प्रकार का रोजगार देना है, उसको स्वावलंबी बनाना है। आपकी इस बात पर धर्मवीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, शायद काउंटर करना चाह रहे हैं। फिर धर्मवीर जी बोल लेंगे, मैं बात पूरी कर लेती हूँ। साथ में डर भी फैलाना, यहाँ पर जिस प्रकार से अपने ऊपर निर्भर कराने के प्रयास किया गया है और अल्पसंख्यकों को केवल और केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। हमारे लिए अंत्योदय है, एक फाइनली अंत्योदय है। अंत्योदय में जो व्यक्ति खड़ा हुआ है पंक्ति में, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का है, उसको हम सशक्त करेंगे। इसके लिए हम निरंतर कार्य। मैं अनिला सिंह जी से यह पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसानों के संबंध में कि एमएसपी पे गारंटी देंगे, फसल का उचित मूल्य देंगे और किसान की आय को दुगना करेंगे। और यहां पर मेरी तपस्या में शायद कोई कमी रह गई थी, ये काले कानून में वापस लेता हूं। तो उस पर एमएसपी पे गारंटी तो आज तक मिली नहीं। अनिला जी जरा बता दीजिए, ये 1 साल तक यहाँ बैठे रहे, 750 से ज्यादा किसान मर गए, इस पर आपको क्या कहना है? ठीक है, बोलने दीजिए, अनिला जी को बोलने दीजिए। मैं एक लाइन में इसका उत्तर दे देती हूँ। ये बीएसपी नहीं, जो विपक्ष है तो लगातार प्रहार करता है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, परंतु उसका उत्तर जो है वो जनता दे देती है। अरे जनता तो दे रही है, जनता तो दे रही है कि आज जो है उत्तर प्रदेश में बिजली यूनिट 3.5 से 7.5 कर दिया है। आज गैस का सिलेंडर 450 से 1200 हो गया है। और 2 गुजराती देश को बेच रहे हैं और 2 गुजराती देश को खरीद रहे हैं। बोलने दीजिए अनिला जी को, बोलने दीजिए, समय दीजिए थोड़ा। नहीं, इनका मन कर रहा है तो ये बोल दें, उसके बाद में बोल। नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं देश नहीं बिकने दूंगा। ये 2 गुजराती देश को बेच रहे हैं, 2 गुजराती देश को खरीद रहे हैं। ठीक है, पूरा देश बेच दिया आपने, संसाधन बेच दिया आपने। बोलने दीजिए अनिला जी को, बोलने दीजिए। बोलिए अनिला जी। जी बिल्कुल, मैं इस प्रकार की भाषा का ना तो प्रयोग करती हूँ और मुझे आश्चर्य नहीं होता है जब कुछ लोग आके इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं। मतलब आप देश बेच नहीं रहे हो क्या? बोलने दीजिए। आप रामलला की ईंटों को बेच रहे हो, रामलला की भावनाओं को बेच रहे हो, आप रामलला के नाम को बेच रहे हो, अरे आप उनकी जमीन को बेच रहे हो। आप बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए, जवाब तो लेने दीजिए। वो एक लाइन बोलती नहीं है, आप दोबारा काउंटर करने लगते हैं, ऐसे थोड़ी ना हो पाएगी डिबेट। बोलिए अनिला जी, आप बोलिए, समय दे रहे हैं आपको। हो सकता है बीएसपी के प्रवक्ता को आदत हो इस प्रकार की डिबेट की, मुझे आदत नहीं है, मैं नहीं चिल्लाती हूँ। तो मैं सीधी सी बात ये कहना चाहती हूँ कि लोकतंत्र में जो जनतंत्र होता है ना, वो सर्वोपरि होता है और वोट डाल के
वो अरे ईवीएम को हटा के बताइए, पहले आपकी ताकत है तो ईवीएम को हटाइए और ईवीएम को हटा करके बैलेट से चुनाव कराइए, आपको आपकी हैसियत पता लग जाएगी। जितने आधुनिक देश हैं वहां पर ये ईवीएम बैन हो चुकी है और बैलेट पे आ गए हैं। ईवीएम का मुद्दा बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ अनिला जी, लेकिन मेहमान है जवाब देने के लिए कोई पर्याप्त आंसर नहीं, सभी 7.5 करोड़ किसान मर गए। ठीक है, अरे ओबीसी का उन्होंने आरक्षण खत्म कर दिया, जाटों का आरक्षण उन्होंने खत्म कर दिया, ये मुझे क्या जवाब देंगी? अच्छा तो जवाब तो लेने दीजिए, पर डिबेट किस बात की? अगर आपको जवाब ही नहीं लेना है, आप ही बोलते रहेंगे एक तरफा, ऐसे थोड़ा चलेगा धर्मवीर जी। भाई बाकी 4 लोग और बैठे हैं ना, बोलिए अनिला जी, आप बोलिए। मैं फिर से समय दे रहा हूं आपको, और मेहमानों को भी बोलना है, लेकिन मैं फिर से आपको समय दे रहा हूं, बोल लीजिए आप। मैं ये कह रही हूँ कि ये किसान आंदोलन के विषय में बात कर रहे हैं, किसानों के विषय में बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में झोली भर का वोट दिया है किसानों ने, इससे बड़ा आपको कोई प्रूफ चाहिए क्या? इससे कि भी किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं कि नहीं? बिल्कुल किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लुटेरों के साथ नहीं है। और जिन लुटेरों के साथ बीएसपी एसपी जैसे राजनीतिक दल ने केंद्र में सरकार में आए हैं। अरे किसान आंदोलन के बाद ओहो एक सेकेंड धर्मवीर जी हम जनता सुरक्षित है भाई। किसान आंदोलन के बाद एक सेकेंड कितनी लगाम लगाई? किसान आंदोलन के बाद भी चुनाव हुए ना देश में, उसमें बीजेपी कैसे जीत गई? या तो आप जनता को समझा नहीं पा रहे हैं। नहीं आए, जनता के अच्छे दिन नहीं आए, लेकिन ये बीजेपी के बुरे दिन आने वाले हैं। और ये उत्तर प्रदेश की जनता इनको जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। विकास श्रीवास्तव जी, इसीलिए इन्होंने निकाय के चुनाव को आगे बढ़ा। विकास जी भाई, भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम तो सारे हर वर्ग के लोगों को देखते हैं। किसानों की यहाँ पर बात हो रही है, हम तो कह रहे किसानों का आंदोलन के बाद चुनाव हुए ना, उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ ना। देखिए राष्ट्रीय राजनीति में अगर भारतीय जनता पार्टी का हमारा दो ही परिवार इस देश में है। एक ने देश की एकता अखंडता के लिए शहादत दिया और देश की आजादी के लिए उसको पहचाना जाता है। एक वो परिवार है जिसने नफरत विघटन बंटवारे से इस देश के अंदर भय का माहौल पैदा कर दिया। आज लोग डरे हुए हैं। आज अति पिछड़ों के लिए जो रोहिणी आयोग बना उसका कार्यकाल क्यों बढ़ाया जा रहा है? क्योंकि अति पिछड़ों को सामाजिक न्याय नहीं देना है। 1948 में अल्पसंख्यकों को किसने नाम लेकर के एक द्वितीय दर्जे का बताने का प्रयास किया? कौन सा राजनीतिक दल है जो अल्पसंख्यकों में भय का माहौल पैदा करता है? कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है जो 80% हिंदुओं को भयभीत करता है, लगातार बताता है हिंदू खतरे में है? कौन से ऐसे लोग हैं जो समाज में जाकर हमेशा ये नफरत विघटन बंटवारे की भाषा बोलते हैं कि हिंदू को अब एक होना चाहिए? और आज जब 8.5 साल में हिंदू बेरोजगार, नेहा बहन ने भी बताया किस तरीके से हिंदू बेरोजगार हुआ है। कोरोना काल में कैसे हिंदुओं का मरने के बाद भी स्वास्थ्य चिकित्सा सुरक्षा न देने में फेल बीजेपी की सरकार, और किस तरीके से आपने देखा कि उनको एक सम्मान मरने के बाद भी नहीं मिल पाया। दिवंगत आत्माओं का भी अपमान कर रही है। मोक्षदायिनी गंगा माता, उनके साथ में विलासता शब्द का इस्तेमाल किया गया है। हिंदुओं के स्वाभिमान पर इससे बड़ा सीधा कुठाराघात हो ही नहीं सकता। अकेले चुनाव लड़ने के लिए आ गए, जहां पर लोग पहुंचकर अपने आप को मोक्ष प्राप्त करते हैं, उस गंगा के साथ विलासता शब्द का इस्तेमाल ठीक है। बीएसपी ने तो कह दिया अकेले चुनाव लड़ेगी, विलासता करेंगे। ठीक है, गंगा का ये परिचय है। अनिला जी इस पर काउंटर कर लीजिए। कांग्रेस पार्टी के कई आरोप हो गए एक के बाद एक, खरबों रुपया लूट। अच्छा खासा समय दिया विकास जी को, बोल लीजिए। भारतीय जनमानस के स्वाभिमान जवाब भी ले लीजिए। आप भी नॉन स्टॉप बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा विकास जी? समाज में विघटन बंटवारा नॉन स्टॉप बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है विकास जी, हो गया ना। बात अगर आपने शुरू किया है तो उसको खत्म भी आप ही करोगे। हाँ, अगर उन्होंने CNRC का नाम लिया और उन्होंने ट्रिपल तलाक की बात की तो ये सारी चीजों के लिए उनको भगवान राम के लिए भी आना चाहिए था संसद के अंदर। पर वो संसद पे नहीं आए। भारत का संविधान, बोलिए अनिला जी, बाबा साहब का कानून, ये तमाम मुद्दे लेकर 24 के चुनाव में तमाम मुद्दे सुनाई देंगे। एक वर्ग को मिला राम का मंदिर। तैयारी आप कर रही हैं तो विपक्ष भी तैयार हो रहा है। चुनाव से पहले मुद्दे नहीं आते हैं और चुनाव से पहले मुद्दे आते हैं। पर आज ये हालत हो गई है कांग्रेस पार्टी की, अपने संगठन के एक पदाधिकारी, ठीक है, राहुल गांधी है क्या? देश की आजादी, अगर
गांधी परिवार जो इनका उधार का लिया हुआ सरनेम है गांधी, नेहरू गांधी परिवार के नहीं होते तो क्या पूरी कांग्रेस पार्टी इनके सामने कथकली कर रही होती, चरक वंदना कर रही होती राहुल गांधी की? एक पदाधिकारी। विकास जी एक सेकंड सुन लीजिए ना, अब सवाल उठाएंगे जवाब नहीं लेंगे कैसे काम चलेगा? हो चुके हैं। एक सेकंड विकास जी, एक सेकंड विकास जी। गाने बजाते हुए उनकी तारीफों के फुल काम रहे हैं। अरे तो वो अपने नेता अनिला जी, वो अपने नेता की तारीफ करें, उसमें गलत क्या है? विकास जी ऐसे भाषण देंगे क्या? कांग्रेस पार्टी का मंच नहीं है ये। एक सेकंड अनिला जी, एक सेकंड अनिला जी। विकास श्रीवास्तव जी, ये डिबेट हो रही है, यात्रा नहीं निकल रही है, जिसके पास ये मंच नहीं है, रैली नहीं चल रही है, रैली नहीं है ये रैली नहीं है। आवाज डाउन कीजिए, अच्छा नहीं लगता है आवाज डाउन करना, मजबूर कर देते हैं, फिर क्या करें, मजबूरी है। जवाब दीजिए अनिला जी। बिल्कुल, मैंने कहा ना कि उत्तर प्रदेश से तो राहुल गांधी जी का खदेड़ा हो गया, जाके केरला में इन्होंने पढ़ा ली। अब जो सड़क नाप रहे हैं ना, जो जमीन नाप रहे हैं, अपनी राजनीतिक जमीन खो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी जो हैं, जिसके सामने ये लोग सारे के सारे ढोल नगाड़े बजाते हुए, उनके गुणगान गाते हुए, नाचते गाते घूम रहे हैं, और उनकी तुलना जो नरेंद्र मोदी जी से कर रहे हैं। अरे तुलना तो ठीक से किया करो। राहुल गांधी जी क्यों, जब अध्यक्ष बने थे, क्यों स्टेप डाउन कर गए थे? क्योंकि उनको पता था कि उनमें कोई भी कैपेबिलिटी नहीं है एक अच्छे लीडर बनने की। जबरदस्ती, क्योंकि इस परिवार से आते हैं, डायनाक्रेसी में। अनिला जी आप क्या चाह रही हैं? कोई अपने नेता के गुणगान ना करे, आप क्या चाह रही हैं? राहुल गांधी का कोई नाम ना ले कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता? एक परिवार से हमारे यहाँ नेता नहीं बना चला आता है। हाँ, नहीं तो अब वो अपने नेता के गुणगान कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है? उन्होंने अपने नेता मान लिया राहुल गांधी को, प्रधानमंत्री बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? नहीं तो डिक्लेयर करें ना कि हमारा प्रधानमंत्री का चेहरा राहुल गांधी है। क्यों नहीं बोलते हैं? हिम्मत नहीं है क्या? डर लग रहा है? समाजवादी पार्टी कहती है कि भाई हमारे अखिलेश यादव जी में है वो कुवत कि वो प्रधानमंत्री बन सके। बोले ना ये राहुल गांधी जी के लिए कि नाटक ड्रामा नौटंकी करने का काम है कांग्रेस पार्टी का, इस देश को जो है खंड खंड कर। पंकज जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। पंकज जी, आज की अगर हम देखें, आज की डेट में अगर हम पूरी स्थिति देखें, पूरी पिक्चर बड़े कैनवास पर देखें, तो कैसी क्या असलियत क्या दिख रही है? ठीक है, अभी समय है, बहुत सारी चीजें बदलाव होंगे, परिवर्तन आएंगे, लेकिन आज की स्थिति में आप क्या कहेंगे? जी, आज की स्थिति में अगर आप अनुज जी देखेंगे तो विपक्षी दल अपनी प्रतिस्पर्धी भाजपा से कुछ सीखने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी न केवल मुद्दों को बल्कि सामाजिक ताने बाने को भी बखूबी पिरो के और चुनाव में उतरती है। और एक बहुत साफ स्पष्ट आप भी देखते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दलों के साथ 20 और 80 का मैच खेल रही है। हाँ। उसने 20% मुसलमानों को अपनी ओर करने की ऐसी होड़ इन पार्टियों को दे दी है कि ये उसमें उलझे हुए हैं। और जबकि भारतीय जनता पार्टी 80% हिंदुओं का वोट लेने में बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में काम कर रही है, और वो ये जानती है कि हम उससे अखिलेश यादव की रणनीति क्या है? पंकज जी जरा ये समझाइए। राहुल गांधी के साथ एक साथ तस्वीर नहीं आए, लेकिन तेलंगाना में आ जाए। देखिए, हाँ ये नहीं, वो अखिलेश यादव जी अभी तक अपनी रणनीति पे सही चल रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि राष्ट्रीय परिदृश्य में समाजवादी पार्टी की एक निर्णायक भूमिका हो, और इस निर्णायक भूमिका के लिए ही वो राष्ट्रीय प्रदेश पे जितने भी नेता हैं विपक्ष के, उनके साथ मिल रहे हैं और अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं। लेकिन उनको ये जरूर सोचना होगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को वो उत्तर प्रदेश में नहीं रोक पाए और अगर उनकी सीटें नहीं आई, तो वो जिस पोजीशन को लेना चाह रहे हैं राष्ट्रीय राजनीति में, वो उनको नहीं मिल पाएगी। और यहाँ पर अगर उनकी सीटों के साथ बहुजन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस का मुकाबला हुआ, तो स्वाभाविक रूप से समाजवादी पार्टी को फायदा नहीं, नुकसान ही होना है। और ये चीज इन पार्टियों को बहुत जल्दी समझनी होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़े कैनवस पर खेल रही है। और इन पार्टियों को जब तक ये साथ नहीं आएंगी, तब तक कोई भी फायदा होने का, कांग्रेस पार्टी हो या फिर सपा हो, कहती है कि भाई ईडी और सीबीआई का डर सताता है आपको, इसलिए आप जो है खुलकर सामने नहीं आते हैं और बीजेपी का सपोर्ट करते हैं बैकडोर से। देखिए, मैं आपको बता दूं अनुज जी कि सीबीआई और ईडी का डर उनको सताता है जो कोर्ट से बेल पर छूटे हुए लोग हैं, जिनका चरित्र, चाल और चेहरा जो है अपराधों में लिप्त है।
बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के खिलाफ अगर कोई कहीं एक भी मुकदमा पेंडिंग हो तो आप मुझे बता दीजिए। मैं ऑन एयर बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। और ये दुष्प्रचार करने वाले लोग, जिसमें मैं मीडिया का भी एक अहम रोल मानूंगा, बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी ने कई बार ये क्लियर किया है, ना तो हम किसी दल के साथ गठबंधन करेंगे और हमारा गठबंधन जनता के साथ होगा। और ये जितने भी प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं आपको अनुज जी पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आज बहुजन समाज पार्टी अंडर करंट चल रही है पूरे प्रदेश में। अगर बहन जी एक ट्वीट कर दें तो उत्तर प्रदेश में तो परसेप्शन बनता है कि सपा और बीजेपी आमने सामने और कोई है नहीं मैदान में। और मुसलमान के वोटों की बात मीडिया उठाता है कि तुम मुसलमान के वोट ले जाओ और मैं हिंदू के वोट ले जाऊं। ये मीडिया भी इन दोनों पार्टियों का साथ देता है। अच्छा, बर्क साहब ने बयान दिया मुसलमानों पर, उसमें तो आप गदगद हुए जा रहे हैं, फूले नहीं समा रहे हैं। मुसलमानों की राजनीति आप कर रहे हैं और गलती मीडिया ने की है। और मैं आपको बता दूं कि आज मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे वो किसान कमेरे वर्ग के लोग हों, चाहे वो दलित समाज के लोग हों, चाहे वो ओबीसी समाज के लोग हों, बर्क साहब का बयान बहुजन आपको कंफर्टेबल लगता है? आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की तरफ देख रहे हैं। और इस प्रदेश में ये भारत देश का जो उत्तर प्रदेश राज्य है, ये ही तय करेगा कि इस देश का हुक्मरान कौन बनेगा। इस देश का कहते हैं समाजवादी पार्टी या बीजेपी और कोई है नहीं उत्तर प्रदेश में। संविधान की बात करेगा, आप कहां हैं? आपके आदर्शों की बात करेगा। एक सीट लेकर आए आप उत्तर प्रदेश में। आज इस प्रदेश में अनुज जी मुझे बोलने दीजिए, आज इस सवाल भी लीजिए ना, बोलने क्या भाषण सुन देंगे आप। किसान पूछ रहे हैं कि उनकी आय दुगनी क्यों नहीं हुई। नौजवान पूछ रहे हैं कि 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार क्यों नहीं मिला। आज महंगाई की दर क्या है, ये मुकाबला करेंगे। ओबीसी के लोग मुकाबला करेंगे, बीजेपी को उखाड़ के फेंक देंगे। एक सेकंड, बीएसपी आपके वोट काटती है कि नहीं काटती है, जरा हमें समझाइए। जो बात यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता विकास जी कह रहे हैं, उसमें दम है क्या? समाजवादी पार्टी अनुज जी, देखिए, समाजवादी पार्टी की किसी राजनीतिक दल से लड़ाई नहीं है। समाजवादी पार्टी की सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी की ही उत्तर प्रदेश में फाइट है और समाजवादी पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने वाली है। और कोई है नहीं। कांग्रेस पार्टी यात्रा निकाल रही है मैडम, बीएसपी कह रही है अकेले लड़ेंगे। और बीजेपी दोनों मिली हुई है, ये जाति और धर्म की राजनीति करती है। अच्छा, बीजेपी और सपा मिली हुई है। टोपी लगाता है तो एक भगवा टोपी लगाता है। ये समाजवादी पार्टी जाति और धर्म की राजनीति करती है। कौन सा चुंबक लगा रखा है बीजेपी ने? कौन सा चुंबक लगा रखा है? विकास भाई, विकास जी, एक सेकंड, विकास जी, आखिरी जिम्मेदार कौन है? आखिरी पड़ा आज इसका जिम्मेदार अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी। एक सेकंड, विकास जी, हर कोई कह रहा है कि बीजेपी के साथ आप मिले हो, बीजेपी के साथ आप मिले हो, और समाजवादी पार्टी ने इतना अरे कौन मिला हुआ है बीजेपी के साथ? अरे कैसी जिम्मेदारी? आप कह रहे सपा मिली हुई है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार को गिरा करके कोई नया नहीं, श्रीनाथ त्रिपाठी जी ने समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई थी। चलिए ठीक है। और मोहन भागवत जी से इनके व्यक्तिगत संबंध है, मोदी जी के इनके तो क्या हो गया? संबंध है। तो क्या हो गया? संबंध काम आते हैं। संबंध होने से क्या काम आना चाहिए? बीजेपी ने वॉकओवर दिया। अरे तो क्या हो गया? धर्मवीर जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? बीजेपी ने वॉकओवर दिया है। आपके संबंध नहीं होंगे क्या बीजेपी वालों से? हाय हेलो होता होगा फोन पे? कभी आप बता दीजिए कि बहन जी किसी नेता से मिलने गई हो बीजेपी के? मैं सैकड़ों इनका फोटो दिखा देता हूँ। यही तो मुस्लिम समाज की दुविधा है। चलिए, ये इनका दोहरा चरित्र है, इसीलिए मुस्लिम समाज इनसे बैकआउट कर रहा है। विकास जी, एक आखिर में जल्दी से 30 सेकंड दे रहा हूं, बोल लीजिए। हर कोई कह रहा है कि भाई आप बीजेपी से मिले हो, आप बीजेपी से मिले हो, विपक्ष कहां है भाई? देखिए, 2009 का चुनाव याद करिए, लोकसभा का जो परिणाम आया था उसमें आपने देखा कि कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटें लेकर आई, फिर सपा और बसपा। ये जनता है, कभी किसी को इतना अहंकार नहीं होना चाहिए। 10 सीट में सिमट गई थी भारतीय जनता पार्टी 2009 में, और इसी उत्तर प्रदेश में जिसमें 32 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं बनी है, और मतों का विभाजन करने का काम जो है ये भारतीय जनता पार्टी का गेम हो सकता है। और जाति धर्म नफरत विघटन बंटवारे की जो लड़ाई है उससे उत्तर प्रदेश पिछड़ गया है। और 80 सीटों वाले उस उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा प्यार भाजपा को दिया, और सबसे ज्यादा बेरोजगार, सबसे ज्यादा बातें ले नहीं पाऊंगा मैं, मजबूरी है मेरी। बेटे और इस समाज में सबसे ज्यादा माफी के साथ आप लोगों की बातें नहीं ले पाऊंगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। लेकिन
24 का चुनाव किधर जाएगी, क्या थर्ड फ्रंट की यहाँ पर तैयारी हो गई है, लेकिन क्या सब एक साथ होंगे, हम साथ साथ है का एक संदेश देंगे, देखना दिलचस्प होगा। यूपी मांगे उत्तर देख रहे थे आप, बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। एक तरफ बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक हुई है 2 दिनों तक और एक बड़ी तस्वीर पेश करने की कोशिश की गई है। जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया गया है, यानी कि आज से शुरू हो गई है यहां पर तैयारी बीजेपी की। विपक्ष कहां खड़ा है, क्या एक मंच पर एक साथ कई चेहरे दिखाई देंगे क्या? देखिए, बीजेपी ने दगे हुए कारतूस पे दांव लगाया है। जेपी नड्डा जी अपना प्रदेश हिमाचल प्रदेश हार गए चुनाव में। आपने देखा कि मोदी जी को गुजरात जैसे छोटे से राज्य में कैसे एक एक प्रत्याशी को फोन करके गिड़गिड़ाना पड़ रहा था। तो भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में स्थिति बेहद खराब चल रही है। इनकी कोई भी योजना धरातल पे नहीं है। जनता में बहुत नाराजगी है। जनता शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दों पे समर्थन चाहती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दे पे वार्ता चाहती है, जो कि मोदी सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा के मुद्दे पे विफल साबित हुई है। और समाजवादी पार्टी जमीन पे लगातार संघर्ष करती रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज तेलंगाना दौरे पे गए हैं, आगे आंध्र प्रदेश जाएंगे, फिर मध्य प्रदेश जाएंगे और उत्तर प्रदेश में लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यात्राएं कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी धरातल पे लड़ रही है। हम जनता के मुद्दों पे लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता का समर्थन 2024 के नेता हर जगह जा रहे हैं, वो मैंने बताया भी अपने इंट्रो में, लेकिन कांग्रेस से इतनी दूरी क्यों? राहुल गांधी को कोई विपक्ष का नेता मानने को तैयार क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, कांग्रेस की एक अपनी अलग पार्टी है, उनकी अपनी एक अलग विचारधारा है। समाजवादी पार्टी अपनी अलग पार्टी है, हमारी एक अलग विचारधारा है। हमारे अलग कार्यक्रम चल रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं और उनको शुभकामनाएं प्रेषित की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। और समाजवादी पार्टी तो हमेशा जोड़ने की राजनीति की समर्थन करती है। जो भी जोड़ने का काम कर रहा है अच्छा है। ठीक है, लेकिन कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कोई भी आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है उत्तर प्रदेश में। नेहा यादव कह रही हैं कि दगी कारतूस पर दांव लगा दिया आप लोगों ने।